हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल साइको फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आत्मनिरीक्षण विधि। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियाँ होती हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। ये दो प्रकार की होती हैं, आत्मनिष्ठ विधियाँ सब्जेक्टिव मेथड, वस्तुनिष्ठ विधियाँ यानी कि ऑब्जेक्टिव मेथड। तो जो सब्जेक्टिव मेथड है उसके अंतर्गत हम 3 विधियों को शामिल करते हैं, जिसमें पहली विधि है आत्मनिरीक्षण विधि, दूसरी है अवलोकन विधि और तीसरी है गाथा वर्णन विधि। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि को अंतःदर्शन विधि, अंतःनिरीक्षण विधि या फिर अंतःमुखी अवलोकन विधि भी कहा जाता है। वुडवर्थ ने इस विधि को स्व अवलोकन विधि कहा और इस विधि का नाम इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक लोक से संबंधित है, जिन्होंने अपनी परिभाषा में निम्न शब्दों में दी है। उन्होंने कहा है कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण ही आत्मनिरीक्षण कहलाता है। दोस्तों, इस विधि के विषय में टिचनर ने कहा है कि अपने स्वयं में देखना ही अंतर्दृष्टि है। तो यह विधि मनोविज्ञान की सबसे ज़्यादा परंपरागत और सबसे ज़्यादा प्राचीन विधि मानी जाती है और इस विधि का प्रयोग जो संरचनावादी थे वो करते थे और विलियम वुंट ने मनुष्य के चेतन व्यवहार का अध्ययन करने के लिए या मनुष्य की चेतना का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया था। अगर हम अंतःनिरीक्षण विधि के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जो अंतःनिरीक्षण विधि है, अंतःनिरीक्षण जो शब्द है वो इंग्लिश के इंट्रोस्पेक्शन शब्द से लिया गया है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, इंट्रो और स्पेक्शन। यहाँ पर इंट्रो का अर्थ होता है अंदर या भीतर और स्पेक्शन का मतलब होता है झांकना। तो दोस्तों, जो इंट्रोस्पेक्शन है उसका शाब्दिक अर्थ हुआ टू लुक विद इन या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जिसका अभिप्राय है अपने आप में देखना या फिर अपना स्वयं का निरीक्षण करना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतःनिरीक्षण विधि वह विधि है जिसमें कोई व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवहार का अध्ययन करता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो स्वयं के मन का अध्ययन स्वयं के मन के द्वारा ही इस विधि में किया जाता है, यानी कि मन का अध्ययन मन के द्वारा ही। तो दोस्तों, जो ये आत्मनिरीक्षण विधि है, अब हमने इसके विषय में पढ़ा है कि आत्मनिरीक्षण विधि है क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और मनोविज्ञान की ये सबसे प्राचीन विधि है। तो अब हम चर्चा करते हैं आत्मनिरीक्षण विधि के गुण और दोषों की। तो दोस्तों, अगर आत्मनिरीक्षण विधि के गुणों की बात करें तो जो ये विधि है सबसे ज़्यादा शिक्षा मनोविज्ञान की जो और विधियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा सस्ती विधि ये मानी जाती है। सबसे सस्ती इस विधि को किस लिए कहते हैं, क्योंकि इस विधि में दोस्तों किसी भी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी लैब की प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा, ये सबसे सरल विधि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विधि में किसी भी तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, केवल स्वयं की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्ति स्वयं में चिंतन और मनन के द्वारा करता है। और इसके बाद में जो इसका अगला जो गुण है दोस्तों वो है प्रत्यक्ष अध्ययन। तो यह जो विधि है यह बालकों की मानसिक स्थितियों का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से करवाती है। जैसे कि अगर इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे स्वयं पुरस्कार प्राप्त होने पर या फिर किसी अन्य बालक को पुरस्कार पाता देखकर उसकी बालक की जो मनोदशा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों का ज्ञान बालकों से पूछकर उसका अध्ययन हम प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं।
इसके बाद जो इसका अगला गुण है वो है रचनात्मक विधि। रचनात्मक विधि का मतलब, इसका मतलब है कि इस विधि में जो बालक है, जो बच्चा है, उसे अपनी स्वयं की मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में वो क्या करता है, चिंतन मनन करता है। तो इसलिए इसे रचनात्मक विधि कहा जाता है। दोस्तों यह इस विधि को अपूर्ण विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि अपूर्ण विधि है, तो इसका आंसर ये होगा कि जो अंतःदर्शन विधि है उसे अपूर्ण विधि कहा जाता है। एक इस विधि का सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है वो है समय व स्थान का प्रतिबंध नहीं। तो इस विधि में समय का और स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं है कि इस विधि का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है और किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, क्योंकि ना तो इस विधि के प्रयोग के लिए किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण बच्चों को देने की आवश्यकता होती है और न ही किसी प्रयोगशाला या किसी स्थान विशेष की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये थे अंतर्दर्शन विधि के गुण, और अब इसके दोषों के विषय में चर्चा करते हैं। दोस्तों जो इस विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है कि ये आत्मनिष्ठ विधि है, क्योंकि इस विधि में जो व्यक्ति है वो अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन स्वयं करता है और स्वयं ही उसके बारे में बताता है। तो इसमें जो इस विधि में जो व्यक्ति है वो अपने बारे में झूठ भी बोल सकता है। आवश्यक नहीं है कि वो हर बात अपने बारे में सत्य ही बताए। तो इसी से संबंधित जो दूसरा दोष है वो है अविश्वसनीयता। तो क्योंकि इसमें स्वयं के व्यवहार का वर्णन करने वाला व्यक्ति स्वयं ही होता है, इसलिए उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अगला जो इसका दोष है वो है ध्यान का विभाजन। तो इसमें जो ये विधि है दोस्तों, इसमें जो व्यक्ति है वो स्वयं की मानसिक क्रियाओं के बारे में सोचता है, चिंतन मनन करता है। तो क्योंकि जो स्वयं के मन की क्रियाओं के बारे में स्वयं का मन ही अध्ययन करता है, चिंतन करता है, तो ऐसे में एक साथ जो मन है, एक साथ मन को दो कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए जो ध्यान है उसका विभाजन होना ज़रूरी है कि क्योंकि जिस समय हम जिस बारे में चिंतन करना शुरू करते हैं, तो आवश्यक नहीं है कि अंत तक उसी बारे में, उसी विषय में चिंतन करें, क्योंकि ध्यान भटकना इस विधि में स्वाभाविक ही है। इसका जो अगला जो अवगुण है, दोष है इस विधि का, वो है बालकों व असामान्य व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त। तो दोस्तों जो ये विधि है, अंतर्दर्शन जो विधि है, ये सामान्य व्यक्तियों पर लागू होती है, लेकिन क्योंकि बालकों में चिंतन मनन करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती छोटे बालकों में। इसी तरह से जो असामान्य व्यक्ति हैं, जो मानसिक रोगी हैं, पागल हैं और जिनका आईक्यू लेवल सामान्य से कम है, एवरेज से कम है, तो वो भी चिंतन मनन सही से नहीं कर सकते हैं। तो ये विधि ऐसे व्यक्तियों के लिए भी, मानसिक विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए भी यह विधि कैसी है, अनुपयुक्त है। इसके अलावा भाषा का प्रभाव कि दोस्तों जो ये विधि होती है इसमें भाषा का प्रयोग आवश्यक होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में बोलकर ही उत्तर दे सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, किसी विशेष परिस्थिति में वो क्या सोचता है। तो जो उसकी जो मस्तिष्क की जो प्रक्रियाएं हैं, उनको वो अपनी भाषा के द्वारा ही व्यक्त कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो बोलने में सक्षम नहीं हैं, जो गूंगे हैं, बहरे हैं, उन पर हम इस विधि को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, अंतर्दर्शन विधि। इसके बाद में जो हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी जो आत्मनिष्ठ विधियां हैं, उसकी दूसरी विधि अवलोकन विधि। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।